हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये आपके अगर एनटीपीसी एग्ज़ाम है या फिर आप एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत बेहतरीन ये वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम करेंगे सारे प्रीवियस ईयर जो भी ज्योग्राफी, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या फिर इंडियन ज्योग्राफी हो, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे आप इतने इस वीडियो के बाद हो जाए कि आपको हर तरीके के क्वेश्चन आते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लोग किन राज्यों से अन्य राज्यों में प्रवास यानी कि आउट माइग्रेशन उन्होंने किया था? तो यहाँ पे आंसर है ए, उत्तर प्रदेश और बिहार से लोगों ने आउट माइग्रेशन किया था, यानी कि अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में उन्होंने प्रवास किया था। अब रीजन क्या है इसका? उत्तर प्रदेश और बिहार की जनसंख्या बहुत अधिक है, ये हमें पता है। इन राज्यों में रोजगार के अवसर बहुत सीमित है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए अवसर जो है रोजगार के वो ज्यादा नहीं है, सीमित है। लोग जो है काम की तलाश में महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात जैसे राज्यों में जाते हैं, वहाँ पे काम तलाशते हैं और वहीं पे बस जाते हैं। शिक्षा और औद्योगिकरण का जो स्तर है अपेक्षाकृत उस राज्य में यानी कि बिहार और जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे कम है। किसके मुकाबले में? तो महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात जैसे जो बड़े राज्य हैं उसके मुकाबले में। इन राज्यों में आउट माइग्रेशन सबसे अधिक देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था? यानी कि जो भारत है वो सबसे पहले किस महाद्वीप का भाग था, ये बताना है हमें। तो यहाँ पे आंसर है सी, अफ्रीका का ये भाग था। यहाँ पे आंसर है सी, भारत पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना में अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये सभी जितने महाद्वीप है वो शामिल थे। प्लेट विवर्तनिकी के कारण भारत जो है गोंडवाना लैंड से अलग हो गया, अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो गया था। तो ये रीजन है कि भारत सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप का यहाँ पे हिस्सा था और उसके बाद ये वहां से अलग हो जाता है। किसके कारण हुआ था? तो प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण भारत अलग हो गया था। तो ये यहाँ पे आंसर है सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना वृद्धि दर किस वर्ष से घट रही है? तो यहाँ पे आंसर है बी, 1981 से ये घट रही है। अब देखो 1981 में जन्म दर में गिरावट शुरू हो गई थी, परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रभावी रूप से काम करने लगा था, महिला साक्षरता में वृद्धि हुई थी, शहरीकरण और जागरूकता बढ़ी थी और इससे जनसंख्या वृद्धि दर वो घटने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू-आप यानी कि जियोड पृथ्वी की किस विशेषता को दर्शाता है? तो यहाँ पे आंसर है डी, उसके आकार को दर्शाता है। देखो जियोड पृथ्वी के वास्तविक आकार को दर्शाता है। पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, ये ध्रुवों पे चपटी और भूमध्य रेखा पर ये थोड़ी सी उभरी हुई है। जियोड समुद्र तल के औसत स्तर पर आधारित होता है और गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता को भी ये दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय वाणिज्यिक कृषि की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे आंसर है बी, झूम खेती वाणिज्यिक कृषि की विशेषता नहीं है। अब कैसे नहीं है ये झूम खेती? क्या है? देखो झूम खेती पारंपरिक कृषि प्रणाली है, ये आत्मनिर्भर कृषि से संबंधित है और इससे आधुनिक तकनीक का उपयोग नहीं होता और वाणिज्यिक कृषि में बाजार के लिए कृषि की जाती है और इसीलिए झूम खेती जो वाणिज्यिक कृषि है उसकी विशेषता नहीं है और इसीलिए ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी की केवल 2.8 गुना दूरी पर परिक्रमा करने वाले सबसे निकटतम जो बौना ग्रह है वो कौन सा है? यानी कि हमें ये बताना है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी से भी कम यानी कि 2.8 गुना दूरी पर एक ऐसा बौना ग्रह है जो परिक्रमा कर रहा है, तो वो कौन सा ग्रह है वो बताना है। तो यहाँ पे आंसर है सीरीज। अब ये सीरीज क्या है? देखो सीरीज शुद्ध ग्रह पेटी में ये स्थित है। अब ये किन दोनों ग्रहों के बीच में है? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है सीरीज। ये सूर्य के सबसे निकट स्थित एक बोना ग्रह है। 2006 में इसे बोना ग्रह घोषित किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। और सीरीज क्या है? ये एक छोटा बोना ग्रह है। इसका व्यास पूछे अगर तो 940 किलोमीटर इसका व्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर है ए, महेंद्रगिरी है। अब देखो ये क्या है?
महेंद्रगिरी उड़ीसा में स्थित है, इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद ये पूर्वी घाट पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई अगर पूछे तो 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये धार्मिक और भौगोलिक दोनों ही दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से कम ऊंचे होते हैं, लेकिन अगर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो महेंद्रगिरी है, और महेंद्रगिरी है कहाँ पे, तो ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर वलय यानी कि रिंग नहीं पाए जाते? तो इन सभी ऑप्शन में से सिर्फ एक ऐसा ग्रह है जिसपे वलय यानी कि रिंग नहीं पाए जाते, वो है बुध ग्रह। देखो, बुध एक स्थलीय ग्रह है, इसके चारों ओर कोई वलय नहीं पाया जाता। वलय क्या होता है? ये गैसीय ग्रहों में होते हैं, जैसे कि जितने भी हमारे गैस ग्रह हैं उसके आसपास आपको वलय ऐसे करके दिखाई देगा, वो भी गैस के ही बने होते हैं, लेकिन वो किसके किन किन ग्रहों के पास होते हैं, तो वो जो बाहरी ग्रह होते हैं, यानी कि 4 तो हमारे अंदर के ग्रह हैं और 4 हमारे बाहर के ग्रह हैं। तो बाहर के जो भी ग्रह हैं, चाहे वो शनि हो, बृहस्पति हो, अरुण हो, उन सभी के पास अपना वलय होता है यानी कि रिंग होता है। लेकिन यहाँ पे बुध ग्रह की बात करें तो वो सूर्य का सबसे निकट स्थित जो ग्रह है बुध ही ग्रह है, यानी कि सबसे पहले ये सूर्य है, सूर्य के जस्ट उसके निकट में कौन होगा, तो यहाँ पे बुध ग्रह होगा। तो इसी के लिए ये सबसे निकट ग्रह है। लेकिन वलय की बात करेंगे तो वलय सिर्फ आपको इन तीनों में मिलेगा, एक शनि में, बृहस्पति में और ये अरुण में आपको वलय दिखेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम यानी कि सेंसस एक्ट किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, यानी कि किस वर्ष से एनेक्टेड किया गया था? तो यहाँ पे आंसर है आजादी के तुरंत बाद किया गया था, 1948 में, यानी कि 1 साल के बाद। जनगणना कराने के लिए कानूनी आधार इसी अधिनियम से मिला। आजादी के तुरंत बाद ये कानून बनाया गया था, कब, तो 1948 में। इसी के तहत हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। जनगणना की पूरी प्रक्रिया इसी कानून से नियंत्रित होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि 1948 में ये इनेक्टेड यानी कि ये लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाली जो सीमा है वो क्या कहलाती है? तो यहाँ पे आंसर है बी, ट्रोपोपॉज कहलाती है। अब ये ट्रोपोपॉज क्या है? देखो, ये शोभ मंडल की ऊपरी सीमा है, इसी स्थान पर तापमान गिरना रुक जाता है, यानी कि यहाँ से स्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है। मौसम से जुड़ी सभी घटनाएं इसके नीचे होती हैं और इसकी ऊंचाई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवा संरचनाओं के लिए हिमालय का जो कौन सा उपविभाजन प्रसिद्ध है, यानी कि करेवा कहाँ पे बेसिकली दिखाई देता है? तो यहाँ पे आंसर है बी, कश्मीर जो हिमालय है यानी कि कश्मीर का जो क्षेत्र है वहां पे आपको करेवा देखने को मिलेगा। अब ये करेवा क्या है? देखो, करेवा संरचनाएं कश्मीर घाटी में पाई जाती है। ये प्राचीन झीलों में जमा जो मिट्टी है उसकी परतें हैं, यानी कि करेवा क्या है? तो ये झीलों में जमी हुई जो मिट्टी है, प्राचीन मिट्टी, वो करेवा कहलाती है। और इसी में केसर की खेती की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन की केसर की खेती कहाँ की जाती है? तो करेवा में की जाती है। करेवा है क्या? तो ये झीलों में जो बहुत पुरानी मिट्टी, बहुत सालों से मिट्टी जो जमा हुई है वो करेवा कहलाती है। ये कश्मीर क्षेत्र की विशेष पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमशिला बांध भारत की किस नदी पर बनाया गया है? तो यहाँ पे सी, पेन्नार नदी पर सोमशिला जो बांध है वो बनाया गया है। अब देखो, ये बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये पेन्नार नदी पर बनाया गया है। इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। पेन्नार नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, यानी कि ये पूर्व की ओर बहती है, इस तरफ बहती है भारत के, यहाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष महिला साक्षरता अंतर सबसे अधिक है? तो यहाँ पे आंसर है बी, राजस्थान में महिला और पुरुष की साक्षरता में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला था। राजस्थान में महिला साक्षरता दर कम देखने को मिली है। सामाजिक कारणों से शिक्षा का प्रसार वहां पे बहुत कम रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो अंतर है वो और ज्यादा देखने को मिला था, क्योंकि ग्रामीण से जो जितने भी क्षेत्र हैं वहां पे महिलाएं स्कूल नहीं जाती हैं, वो सामाजिक कारणों से उनको अवसर नहीं मिला है। तो इसके लिए जो अंतर ज्यादा देखने को मिला है राजस्थान में भी, जो ग्रामीण क्षेत्र है यानी कि जो गांव वाले एरिया है वहां पे देखने को मिला था। इसके अलावा इसी कारण जो साक्षरता अंतर है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में देखने को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा के भीतर
धूल और गैसों के विशाल बादल को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर है डी, उसको नेबुला कहते हैं। नेबुला गैस और धूल का एक विशाल बादल है, यहीं से नए तारों का निर्माण होता है। आकाशगंगा के अंदर ये पाया जाता है, यानी कि नेबुला हो, तारे हो, सूर्य हो, वो सभी कहाँ पे है? तो ये आकाशगंगा के अंदर पाए जाते हैं। ये खगोल विज्ञान की एक महत्वपूर्ण संरचना है, यानी कि ये जो नेबुला है या फिर कोई भी ऐसी घटना होती है, वो सभी क्या है, इम्पोर्टेंट किस रूप में है? तो खगोलीय विज्ञान के रूप में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक इवेंट हो जाता है। और यही बताया गया है कि जो नेबुला गैस है वो धूल और गैस का विशाल बादल है और यहीं से तारे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अभी हमने पढ़ा था जो महेंद्रगिरी है वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ये है कहाँ पे? तो ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर है महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर पूछे कि ये कहाँ पे है, तो अभी हमने पढ़ा था कि उड़ीसा जो राज्य है वहां पे महेंद्रगिरी है। और महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो पूर्वी घाट की है। पश्चिमी घाट अलग है इंडिया में और पूर्वी घाट अलग है। तो इसके लिए पूर्वी घाट का पूछे तो महेंद्रगिरी है। तो यहाँ से आप एक बार स्टार मार्क करके ये चीज याद रख लो, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछ लेगा और आपको उस टाइम पे आपको कंफ्यूजन होगी। तो ये यहाँ पे महेंद्रगिरी इसका आंसर है। सोना पानी लघु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आंसर है ए, मेघालय में सोना पानी जो लघु विद्युत परियोजना है वो स्थित है। अब देखो, मेघालय में स्थित है सोना पानी परियोजना, एक लघु जल विद्युत परियोजना है, यानी कि बड़ा जल विद्युत ये परियोजना है। उत्तर पूर्वी भारत के मेघालय राज्य में ये स्थित है सोना पानी। पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाएं अधिक पाई जाती हैं। ये स्थानीय बिजली जरूरतों को पूरा करती है, यानी कि वहां जितने भी बिजली की जरूरतें हैं उन चीजों को ये पूरा करती है सोना पानी परियोजना। और ये कहाँ पे स्थित है? तो मेघालय राज्य में ये स्थित है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको बेस्ट कंटेंट के साथ तैयारी करनी है तो आपके पास ये 3 बुक है। ये देखो, एक है रामबाण स्टैटिक जीके, एक है करंट अफेयर वार्षिकांक और एक है सामान्य विज्ञान। स्टैटिक जीके रामबाण में जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है। कैसे? तो देखो, सब्जेक्ट वाइज इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूडेड है। इसके अलावा वार्षिकांक यानी कि ईयरली आपको क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर के। जितने भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट, 60 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर है। 5000 प्लस आपके डिटेल में एमसीक्यू है। और तीसरी बुक है हमारी सामान्य विज्ञान की, रसायन विज्ञान, भौतिक और जीव, यानी कि साइंस के तीनों ही पार्ट इसमें इंक्लूडेड है। बेस्ट कंटेंट के साथ आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हो। आपको ये लेना कहाँ से है? देखो, अगर आप लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपको तीनों ही ई कॉम्बो के रूप में चाहिए तो आपके लिए बेस्ट ऑफर है। तो देखो, इसमें आपको करना क्या है, ये तीनों ही ई कॉम्बो के रूप में आप ले सकते हो। 150 आपको पे करना पड़ेगा। और ये कैसे प्रोसेस क्या है इसका? ये जो स्कैनर है, स्कैनर पे आप 150 पे करके ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे आप पीडीएफ ले सकते हो। विद इन 4 to 5 सेकेंड में आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये बेस्ट कंटेंट है। अगर आपके कोई भी एग्जाम है उससे पहले रिवीजन करना चाहते हो या फिर तैयारी करना चाहते हो अच्छे तरीके से, तो आप ये तीनों ही बुक लेके पढ़ सकते हो। तो ये तो हो गई हमारी बुक की बात। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय वर्षा यानी कि ओरोग्राफिक रेनफॉल कब होती है? तो यहाँ पे आंसर है सी, जब आर्द्र वायु पहाड़ से टकराकर ऊपर उठती है। तो देखो, नम वायु पहाड़ से टकराती है, वायु ऊपर उड़ती है और ठंडी हो जाती है, संघनन से वर्षा होती है और इसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर के आसपास उत्तरी गोलार्ध में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला जो क्रॉस आकार का तारामंडल हमें दिखता है उसको हम क्या नाम देते हैं, यानी कि उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे आंसर है सिग्रिस के नाम से हम उसको जानते हैं। देखो, सिग्निस क्रॉस के आकार का एक तारामंडल है, इसे नॉर्दर्न क्रॉस भी कहा जाता है। ये सितंबर के आसपास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और उत्तरी गोलार्ध में ये पाया जाता है, यानी कि कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी गोलार्ध में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने मुख्य रूप से किसे वर्गीकृत किया था? तो यहाँ पे आंसर है बी, उद्योगों को इन्होंने वर्गीकृत किया था। अब देखो,
1948 की नीति में उद्योगों को वर्गों में बांटा था, यानी कि दो वर्गों में बांटा था, एक तो सार्वजनिक और एक निजी क्षेत्र में इन्होंने इसको बांटा था। भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था और पहली ये औद्योगिक नीति थी, यानी कि 1948 में पहली औद्योगिक नीति आई थी जिसमें उद्योगों को दो अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया था, एक सार्वजनिक और एक निजी क्षेत्र में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जनगणना नगर हैं? तो यहाँ पे आंसर है 2011 के अनुसार यहाँ पे 630 जनगणना नगर हैं। देखो, जनगणना नगर शहरी लक्षण वाले क्षेत्र होते हैं। 2011 में इनकी संख्या तेजी से बढ़ी है। कुल 630 सेंसस टाउन्स यहाँ पे दर्ज किए गए थे और ये ग्रामीण से शहरी बदलाव दर्शाते हैं, यानी कि वो शहर, वो जगह जहाँ पे ग्रामीण से धीरे धीरे वो शहरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं उसको हम जनगणना नगर कहते हैं। और 2011 में ये 630 दर्ज किए गए थे, तो ये आप यहाँ से याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरियोलिस बल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे गलत बताना है। तो यहाँ पे जो गलत है, पवन की गति बढ़ने पर विक्षेपण कम होता है, ये चीज गलत है। पवन की गति बढ़ने पर विक्षेपण ज्यादा होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे सही क्या है? देखो, ये अक्षांश पर निर्भर करता है। भूमध्य रेखा पर ये 0 होता है और उत्तरी गोलार्ध में ये दाईं ओर मुड़ जाता है। ये तीनों सही है, लेकिन इसमें गलत क्या है कि जो पवन की गति बढ़ने पर जो विक्षेपण होगा वो कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सही आंसर है कि बढ़ जाता है। तो देखो, पवन की गति बढ़ने पर विक्षेपण बढ़ता है, भूमध्य रेखा पर कोई प्रभाव नहीं होता और ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, यानी कि यहाँ पे डी इसीलिए गलत है क्योंकि वहां पे कम दिया गया था, जबकि यहाँ पे विक्षेपण कितना है तो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालदीव भारत के किस द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है? तो यहाँ पे आंसर है जो मालदीव है वो भारत के लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है उसके दक्षिण में स्थित है। देखो, यहाँ पे मालदीव हिंद महासागर में स्थित है, ये लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है, दोनों प्रवाल द्वीप है और भारत के निकट ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का परिणाम नहीं था? तो इनमें से कौन सा परिणाम नहीं था हरित क्रांति का? तो यहाँ पे आंसर है डी, सभी किसान अमीर हो गए थे, तो ये परिणाम नहीं था। परिणाम क्या क्या निकले? एक तो मजदूरी में वृद्धि हो गई, रोजगार में वृद्धि हुई थी, क्षेत्रीय असमानता भी बढ़ी थी, लेकिन इसमें यह है कि जो जितने भी किसान है वो अमीर हो गए थे, तो ये चीज यहाँ पे गलत है। देखो, सभी किसान लाभान्वित, यानी कि उनको लाभ नहीं मिला था, हर किसी को लाभ नहीं मिला था, बड़े किसानों को अधिक लाभ मिला था, लेकिन क्षेत्रीय असमानता इसमें बड़ी थी क्योंकि जो बड़े किसान है उनको लाभ मिला था, छोटे किसानों को कोई भी इतना ज्यादा लाभ नहीं मिला था हरित क्रांति से, तो इसीलिए जो डी है वो गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुशाई पहाड़ियां किस नाम से भी जानी जाती हैं, यानी कि जो लुशाई पहाड़ियां हैं उसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे आंसर है सी, मीजो पहाड़ी को ही हम लुशाई पहाड़ियां भी कहते हैं। देखो, लुशाई पहाड़ियां मिजोरम में है, इन्हें मीजो हिल्स कहा जाता है, ये पूर्वोत्तर भारत में स्थित है और जनजातीय ये क्षेत्र, यानी कि यहाँ पे लुशाई पहाड़ियों में जनजाति वास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लगभग 40% जो क्षेत्र है कौन सी मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, यानी कि भारत की सबसे ज्यादा अगर 40% मिट्टी पूछे तो कौन सी पाई जाती है? तो यहाँ पे आंसर है सी, जलोढ़ मिट्टी 40% पाई जाती है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लगभग 40% जो क्षेत्र है कौन सी मिट्टी वहां पे पाई जाती है हमारे भारत में? तो यहाँ पे आंसर है सिंपल सा, जलोढ़ मिट्टी बहुत ज्यादा मात्रा में, यानी कि 40% क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। देखो, जलोढ़ मिट्टी सबसे विस्तृत यानी कि बहुत ज्यादा है, उत्तरी मैदानों में ये पाई जाती है। उपजाऊ की अगर दृष्टि से देखें तो सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी ही होती है और कृषि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्ट दोआब नहर प्रणाली किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर है जो बिस्ट दोआब है वो है पंजाब से संबंधित। देखो, दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, यानी कि दो नदी है उनके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोआब कहलाता है। बिस्ट दोआब पंजाब में स्थित है, ये सिंचाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सतलुज और ब्यास से संबंधित है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है कि कौन से दो नदियों के बीच में है, तो सतलुज और ब्यास, और कहाँ पे है बिस्ट दोआब? तो ये पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है जो पुराने जलोढ़ से बना हुआ है? तो यहाँ पे आंसर है जो बांगर है वो बना हुआ है। अब देखो, आंसर है सी, यानी कि बांगर। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है, ये जो ऊंचा क्षेत्र है इसको हम बांगर कहते हैं। और खादर जो है नई जलोढ़ मिट्टी का होता है, लेकिन अगर बांगर की बात करें तो उसमें आपको बाढ़ कम देखने को मिलेगी, बाढ़ की क्षमता, उसको रोकने की क्षमता बांगर में ज्यादा होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम दर्ज की गई है? तो यहाँ पे आंसर है डी, केरल में जो जनसंख्या वृद्धि दर है सबसे कम की गई थी, दर्ज की गई थी। केरल में साक्षरता अधिक है, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ज्यादा अच्छी है, जन्म दर कम है और इसीलिए वृद्धि है वो भी, उसकी जो दर है वो भी यहाँ पे कम देखने को मिली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का सही मिलान करो, यानी कि जो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है उसका मिलान करना है। तो देखो यहाँ पे जो ज्वारीय ऊर्जा है वो किस में जाएगा, इन तीनों में से ए बी सी, यानी कि A1 2 3 में। तो ज्वारीय ऊर्जा खंबात की खाड़ी से ही जाएगा, खंबात की खाड़ी में ही होता है। पवन ऊर्जा नागरकोइल में, और भूतापीय ऊर्जा कहाँ से स्थित है, तो पूगा घाटी से ही स्थित है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, ए, यानी कि ए का पहले का पहला, दूसरे का यहाँ पे बी, तीसरे का यहाँ पे सी। तो ये आप यहाँ से याद कर सकते हो कि जो ज्वारीय ऊर्जा है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो खंबात की खाड़ी से संबंधित है। पवन ऊर्जा नागरकोइल से संबंधित है और भूतापीय ऊर्जा पूगा घाटी से ये संबंधित है। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लो। देखो, खंबात की खाड़ी ज्वारीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, नागरकोइल जो है वो पवन ऊर्जा का केंद्र है, यानी कि वहां पे सेंटर है। पूगा घाटी जो है वो भूतापीय क्षेत्र है, तीनों नवीकरणीय स्रोत है। और इसी के लिए ये आप याद रख सकते हो कि खंबात किसके लिए प्रसिद्ध है, नागरकोइल, और पूगा घाटी किन किन चीजों के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे आंसर है, भारत में मध्य अक्षांशों से अधिक ठंड पड़ती है, तो ये चीज यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के अनुसार साक्षर किसे माना जाता है, यानी कि हम किसको कहेंगे कि वो लिटरेट है, यानी कि पढ़ा लिखा है? तो यहाँ पे आंसर है ए, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो व्यक्ति होंगे, जो किसी भी भाषा में समझ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और उसको लिख सकते हैं, उसको हम साक्षर मानेंगे, यानी कि उसको लिटरेट मानेंगे। तो देखो, जनगणना में साक्षरता की गणना 7 वर्ष से ऊपर की आयु से की जाती है। केवल नाम लिखना, उसको पढ़ना, उसकी साक्षरता नहीं मानी जाती। पढ़ने लिखने के साथ समझ होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हाँ, इंसान जो व्यक्ति है सामने वाला वो पढ़ा लिखा है या फिर साक्षर है। भाषा कोई भी हो सकती है, यानी कि वो किसी भी भाषा में लिखना जानता हो, पढ़ना जानता हो और समझना जानता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह की सतह का लाल रंग क्यों होता है, यानी कि किस कारण मंगल ग्रह का जो सतह है वो लाल होता है? तो यहाँ पे आंसर है डी, आयरन ऑक्साइड वहां पे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और इसीलिए जो मंगल ग्रह है वो लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड अधिक मात्रा में है। आयरन ऑक्साइड को जंग भी कहा जाता है, यानी कि आयरन ऑक्साइड को और हम दूसरे नाम से जंग के नाम से जानते हैं। इसी कारण मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और धूल और चट्टानों में ये फैला हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर है बी, कोसी नदी को ये कहा जाता है। देखो, कोसी नदी बार बार बाढ़ लाती है, इससे बिहार में भारी जान माल की हानि होती है। नदी का जो मार्ग है बार बार बदलना इसका मुख्य कारण है और इसीलिए बिहार का शोक इसे कहा जाता है। और ऐसे ही जो दामोदर है वो उड़ीसा का शोक, यानी कि दामोदर नदी को उड़ीसा को शोक कहते हैं, बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों का लिंगानुपात क्या था? तो यहाँ पे आंसर है डी, 1037 था। डी यहाँ पे आंसर है। लिंगानुपात क्या होता है? जब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उसको हम लिंगानुपात कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में ये जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर दिखा, यानी कि जितने भी राज्य हैं उनसे ज्यादा बेहतर कंडीशन में जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें आंकड़े दर्ज किए गए थे और शिक्षा और स्वास्थ्य इसकी जो सुविधाएं हैं उसी कारण ये जो लिंगानुपात है वो अच्छी यहाँ पे देखने को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत का मुख्य आधार क्या था, यानी कि हरित क्रांति शुरू होने का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पे आंसर है सी, उच्च उपज देने वाली जो बीज है वो एक मुख्य आधार बनी थी। देखो, HYV बीजों से उत्पादन तेजी से बढ़ा, गेहूं और चावल की जो पैदावार है उसमें वृद्धि हुई थी। ये तकनीक आधारित कृषि थी, यानी कि जो टेक्निकल कृषि होती है उस पर ये आधारित थी। भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना उस टाइम पे। कब? तो ये जो हरित क्रांति है उसके बाद बना था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 तक भारत में कितनी जनगणनाएं हो चुकी थी? तो यहाँ पे आंसर है बी, 15 जनगणना यहाँ पे हो चुकी थी 2011 तक।
तो देखो बी यहाँ पे आंसर है, पहली जनगणना 1872 में हुई थी। नियमित जनगणना कब से शुरू हुई है? तो 1881 में। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन अगर पूछे कि नियमित जनगणना कब से स्टार्ट हुई है, यानी कि कॉन्टिन्यू बेस पे कब से जनगणना स्टार्ट हुई है, तो 1881 से ये स्टार्ट हुई है। हर 10 साल में जनगणना होती है और 2011 तक कुल 15 जनगणनाएं हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्त ऋषि मंडल यानी कि उर्सा मेजर क्या है? तो यहाँ पे आंसर है ए, ये एक तारा मंडल है। ये 7 प्रमुख तारों का एक समूह है। उत्तरी आकाश में ये दिखाई देता है, दिशा पहचानने में ये सहायक होता है और इसे बिग डिपर भी कहते हैं। तो ये आप यहाँ से इंपॉर्टेंट याद कर सकते हो कि उर्सा मेजर को बिग डिपर भी कहते हैं और ये 7 तारों का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार दशक की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? यानी कि 10 सालों में जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो कितनी हो चुकी थी? तो यहाँ पे आंसर है ए, 17.64%। तो ये देखो यहाँ पे आंसर है 17.64%। ये 2001 से 2011 की वृद्धि दर थी, यानी कि 2001 से 2011 तक में 17.64 की वृद्धि दर हुई थी। पहले की तुलना में वृद्धि दर कम हुई है। जनसंख्या नियंत्रण उपायों का असर इसमें दिखा है। सामाजिक जो जागरूकता है वो भी बढ़ती हुई इसमें नजर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि HIV का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे आंसर है सी, हाई यील्डिंग वेराइटी HIV का पूर्ण रूप है। अब देखो HIV बीज अधिक उत्पादन देते हैं। हरित क्रांति में इनका बड़ा योगदान है। ये उर्वरक और सिंचाई पर निर्भर होते हैं। कृषि उत्पादन में यहाँ पे क्रांति आई थी, यानी कि इसके यूज से जो कृषि क्षेत्र है उसमें क्रांति आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के दक्षिण स्थित दक्कन का पठार किस आकार का है? यानी कि जो दक्कन का पठार है वो किस आकार का है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो जो दक्कन का पठार है वो ऐसे आयताकार है, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में है। देखो दक्कन का पठार विस्तार इसका बड़ा है, इसका आकार लगभग आयताकार है, यानी कि रेक्टेंगुलर ये माना जाता है। ये प्राचीन कठोर चट्टानों से बना है और भारत का प्रमुख ये जो भौतिक भाग है वो माना जाता है। फिर 41 क्वेश्चन है, सांभर झील भारत के किस भाग में स्थित है? तो यहाँ पे आंसर है, जो सांभर झील है वो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। सांभर झील राजस्थान में है, इंपॉर्टेंट है। ये भारत की सबसे खारे पानी की झील है। नमक उत्पादन के लिए ये बहुत फेमस है और अरावली पर्वतमाला में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बौनाग्रह 310 वर्षों से सूर्य की परिक्रमा करता हुआ है? तो यहाँ पे आंसर है ए, इरिस जो है वो 310 वर्षों से सूर्य की परिक्रमा करता हुआ आ रहा है। अब देखो ये क्यों, इसका रीजन है क्योंकि ये सबसे दूर स्थित है सूर्य से, इसलिए इसको टाइम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इसकी जो कक्षा है वो बहुत लंबी है और इसीलिए ये 310 सालों से सूर्य की परिक्रमा करता हुआ आ रहा है और इसीलिए इसको ज्यादा टाइम भी लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ पे आंसर है ए, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब देखो हरित क्रांति में योगदान इनका बहुत ज्यादा था, तो आप याद रखना कि नॉर्मन बोरलॉग का जो अगर संबंध पूछे कौन से क्रांति से है, तो यहाँ पे हरित क्रांति से उनका संबंध है। उनका जो योगदान है वो बहुत ज्यादा था, बहुत इंपॉर्टेंट था। भुखमरी कम करने में इन्होंने भूमिका निभाई थी। वैश्विक खाद्य सुरक्षा बढ़ी थी और इस कारण इनको शांति का पुरस्कार दिया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर है डी, गोवा सबसे शहरीकृत राज्य है। देखो गोवा में शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज्यादा है। पर्यटन और सेवा इसमें प्रमुख इसका कारण है। छोटा क्षेत्रफल भी इसका कारण है, यानी कि छोटा है और इसीलिए इसका जो शहरीकरण है वो बहुत ज्यादा जल्दी हुआ और यहाँ पे शहर ज्यादा है, शहरीकरण यहाँ पे ज्यादा है। जीवन का जो स्तर है वो भी अपेक्षाकृत ऊंचा है, हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। तो ये यहाँ पे एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो आंसर होगा सूर्य। लेकिन अगर दूसरा निकटतम तारा पूछे, क्योंकि सूर्य का तो सभी को पता है, लेकिन दूसरा कौन सा है, तो यहाँ पे आंसर होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी और ये अल्फा सेंचुरी प्रणाली का एक भाग है और दूरी लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष इसकी दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे आंसर है बी, 1998 में इसकी हुई थी। देखो कोंकण रेलवे पश्चिमी तट पर स्थित है। ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से गुजरती है। कठिन भौगोलिक क्षेत्र में ये बनी है और 1998 में इसका संचालन शुरू हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है, यानी कि पश्चिम की ओर ये प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे आंसर है जो डी है, नर्मदा नदी, वो अरब सागर में प्रवाहित होती है, यानी कि ये पश्चिम की ओर जाने वाली एक नदी है। तो देखो, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। ये अमरकंटक यानी कि मध्य प्रदेश से निकलती है, पश्चिम की ओर बहते हुए ये अरब सागर में गिरती है। भारत की गिनी चुनी जो पश्चिमी वाहिनी नदियों में से ये एक है, यानी कि ज्यादातर जो नदियां हैं वो पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और अगर पश्चिमी वाहिनी की ओर अगर देखिए कि कौन कौन सी नदी बहती है अरब सागर में, तो नर्मदा नदी उन सभी में से इंपॉर्टेंट मानी जाती है और ये एक अरब सागर में गिरने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, चीन और म्यांमार के त्रिकोणीय संगम पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर है डी, दीफू दर्रा। यहाँ पे भारत, चीन और म्यांमार इन तीनों का ही एक संगम है, यानी कि यहाँ पे एक दर्रा है जिसको हम दीफू दर्रा कहते हैं। देखो, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इंपॉर्टेंट लाइन है। ये भारत, चीन और म्यांमार की सीमाओं के पास है। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उत्तर पूर्व भारत के संपर्क मार्गों में इसका महत्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पे आंसर है ए, कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। ये तुंगा और भद्रा नदियों के मिलने से बनती है और इसीलिए हम इसको तुंगभद्रा नदी कहते हैं। आगे चलकर ये कृष्णा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरावा और सेंटिनलीज जो जनजातियां हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि किस क्षेत्र की ये जनजाति है? तो यहाँ पे आंसर है अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वहां पे ये दोनों ही जनजाति आपको देखने को मिलेगी। देखो, ये दोनों जनजातियां आदिम यानी कि प्रिमिटिव जनजातियां हैं। ये अंडमान द्वीप समूह में पाई जाती है। सेंटिनलीज जनजाति बाहरी संपर्क से दूर रहती है, यानी कि इनका बाहर से कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार इनके संरक्षण पर विशेष ध्यान देती है, यानी कि यहाँ पे आम लोग नहीं जा सकते और ये बाहरी दुनिया से पूरी तरह से टोटली ये कट ऑफ कर चुके हैं। और ये कहाँ पे है? तो अंडमान द्वीप समूह में ये जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथकरघा और हस्तशिल्प समूह सर्वाधिक किस राज्य में है? तो यहाँ पे आंसर है ए, उत्तर प्रदेश में है। अब देखो, उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बनारसी साड़ी, कांच, पीतल आदि प्रमुख यहाँ के उत्पादन है। यहाँ हथकरघा उद्योग बड़े पैमाने पर फैला हुआ है और ग्रामीण रोजगार का एक बड़ा साधन है। तो हथकरघा या फिर हस्तशिल्प की जो चीजें हैं वो कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने प्रमुख या फिर मेजर बंदरगाह हैं? तो यहाँ पे आंसर है डी, 13 यहाँ पे प्रमुख बंदरगाह है। भारत में 13 बंदरगाह हैं। ये केंद्र सरकार के अधीन आता है, यानी कि इस पे केंद्र सरकार का अधिकार होता है। व्यापार और आयात निर्यात में इनकी बड़ी भूमिका होती है। कांडला, मुंबई, चेन्नई इसका प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथम सॉमिल, वंडूर बीच और माउंट हैरिएट ये कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे आंसर है बी, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वहां पे ये स्थित है। देखो, ये सभी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। जो चौथम सॉमिल है वो एशिया की पुरानी आरा मिलों में से एक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। और देखो, यहाँ से क्वेश्चन दे देगा कि जो चौथम है वो कहाँ पे है, जैसा कि अभी क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया भी था, पूछा भी गया है। तो ये कहाँ पे है? अंडमान और निकोबार में। ये है क्या? तो ये एशिया की पुरानी एक आरा मिल है, सबसे पुरानी है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, पूछ लिया जाता है। इसके अलावा माउंट हैरिएट एक ये राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी कहाँ है? अंडमान और निकोबार में है और ये क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोटॉनिकल गार्डन ऑफ इंडिया रिपब्लिक कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आंसर है डी, नोएडा में ये स्थित है। देखो, इसकी स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी। यह उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। इसका उद्देश्य है वनस्पति जो संरक्षण है वो इसका मेन उद्देश्य है। ये राष्ट्रीय स्तर पर वनस्पति उद्यान है। तो यानी बोटैनिकल गार्डन क्या है? तो ये एक राष्ट्रीय स्तर पर वनस्पति उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य केंद्रित मॉडल सबसे पहले किसने दिया था? यानी कि हेलियोसेंट्रिक जो मॉडल है सबसे पहले किसने दिया था? यहाँ पे आंसर है निकोलस कॉपरनिकस ने सूर्य केंद्रित यानी कि हेलियोसेंट्रिक मॉडल पेश किया था। अब देखो,
कॉपरनिकस ने सूर्य को केंद्र में बताया और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सबसे पहले कॉपरनिकस ने ही बताया था दुनिया को। पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत का गलत सिद्ध हुआ, यानी कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे। इससे कॉपरनिकस के सिद्धांत देने से पहले ये चलता हुआ आ रहा था, ये माना जाता था। लेकिन जैसे ही इन्होंने अपना सिद्धांत दिया कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह घूमते हैं, ना कि पृथ्वी के चारों ओर, तो इसीलिए जो इससे पहले जितने भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी केंद्र में है और बाकी सभी जितने ग्रह हैं, इवन जो सूर्य है वो भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, उन सभी को इन्होंने गलत साबित कर दिया। और यहाँ पे इन्होंने अपना सूर्य का सिद्धांत दिया, सूर्य केंद्र का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनगणना वृद्धि दर सबसे कम है? तो यहाँ पे आंसर है बी, नागालैंड की जो वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि दर, वो सबसे कम है। देखो 2001 से 2011 तक सबसे कम वृद्धि दर नागालैंड की रही है। प्रवासन और नियंत्रण मुख्य कारण इसका कारण है। उत्तर पूर्व भारत का नागालैंड एक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन है? तो यहाँ पे आंसर है ए, मुंबई है। दिल्ली पहले स्थान पे आता है, उसके बाद मुंबई दूसरे स्थान पे है। किसमें? तो जनसंख्या में, और मुंबई को आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? तो यहाँ पे आंसर है बी, 9 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। अब देखो यहाँ पे 9 डिग्री जो चैनल है दोनों को अलग करता है। बंगाल की खाड़ी में ये अंडमान और निकोबार स्थित है, भौगोलिक रूप से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसून की शुरुआत में कौन सी फसलें बोई जाती है? तो यहाँ पे आंसर है, मानसून में जो खरीफ फसल है वो बोई जाती है। देखो वर्षा पर निर्भर ये फसल है, जून जुलाई में ये बुआई होती है। और धान मक्का किसका? तो खरीफ फसल का उदाहरण है। भारतीय रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे आंसर है डी, 1853 में हुई थी। मुंबई ठाणे पहली रेल चली, 34 किलोमीटर इसकी दूरी थी और परिवहन में ये क्रांति लाई, यानी कि मुंबई से लेकर ठाणे तक इसकी पहली रेल चली थी भारतीय रेल की। और ये कितने किलोमीटर दूरी तक चली थी? तो 34 किलोमीटर दूरी तक ये चली थी। परिवहन में ये क्रांति लाई थी, यानी कि उससे पहले हम जो रेल है उसको हम जानते थे लेकिन हमने कभी उसका यूज नहीं किया था। लेकिन 1853 में जब रेल आई तो हमारे परिवहन में, हमारे भारत के परिवहन में ये बहुत क्रांति लाई थी। और इसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें डेवलप होने लगी। तो ये यहाँ पे है 1853 में पहली रेल चली थी। कहाँ से? तो मुंबई से ठाणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना था? तो यहाँ पे आंसर है बी, 919 था। लगभग 16 घंटे का दिन किस ग्रह पे होता है? यानी कि जैसे हमारे पृथ्वी पे 24 घंटे में एक दिन होता है, वैसे ही कौन सा ऐसा ग्रह है जिसपे 16 घंटे में ही पूरा एक दिन हो जाता है? तो यहाँ पे आंसर है बी, बुध ग्रह पे 16 घंटे में एक दिन हो जाता है, यानी कि वो अपना जो घूर्णन है वो 16 घंटे में कर लेता है। अब देखो कैसे, सूर्य के सबसे निकट है इसके कारण घूर्णन काल इसका छोटा है और दिन की अवधि इसकी कम है, यानी कि 16 घंटे में ही एक दिन इसका पूरा हो जाता है। चारों ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग क्या कहलाता है? यानी कि चारों ओर से जो जल से घिरा हुआ कोई ऐसे भूभाग है वो क्या कहलाएगा? तो यहाँ पे आंसर है डी, द्वीप कहलाएगा। देखो द्वीप वह स्थल है, वो स्थल भाग है जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है। ये समुद्र, नदी और झील के बीच हो सकता है, यानी कि उसके आसपास, जैसे ये है पूरा, ये समुद्र के बीचों बीच हो सकता है, वो नदियों के बीचों बीच हो सकता है, या फिर वो झीलों के बीचों बीच हो सकता है। तो इन तीनों में से किसी के भी बीचों में चारों ओर से अगर घिरा हुआ है तो वो एक द्वीप कहलाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप इसका एक उदाहरण है। तीन ओर से जल से घिरा हुआ जो स्थल भाग है वो क्या कहलाएगा? तो यहाँ पे आंसर है ए, प्रायद्वीप कहलाएगा। आंसर है ए, प्रायद्वीपीय कहलाएगा। प्रायद्वीपीय जो तीन ओर से जल और एक ओर से स्थल से जुड़ा हुआ होता है। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है और प्रायद्वीपीय का निर्माण या फिर प्रायद्वीपीय देश का निर्माण समुद्र स्तर से परिवर्तन से होता है। तो देखो जो हमारा देश भारत है वो एक प्रायद्वीपीय देश है। कैसे? तो देखो यहाँ पे जैसे ये भारत है, ये अब यहाँ पे ये एक तरफ से अरब सागर,
एक तरफ से बंगाल की खाड़ी और एक तरफ से यहाँ पे, ये तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। लेकिन ऊपर का आप देखोगे तो ये सभी क्या है, तो ये स्थल से जुड़ा हुआ है, इसलिए तीन ओर से पानी से और एक ओर से ये स्थल से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए ये एक प्रायद्वीपीय है। तो आंसर है यहाँ पे कि तीन ओर से अगर पानी से घिरा हुआ कोई भी ऐसा स्थान है उसको हम प्रायद्वीप कहेंगे, लेकिन अगर चारों ओर से पानी से घिरा है तब उस स्थिति में हम उसको द्वीप कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाली संकरी जलधारा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर है, वो जो संकरी जलधारा होगी उसको हम जल डबरू मध्य कहते हैं। देखो, जल डबरू मध्य प्राकृतिक संकीर्ण जल मार्ग होता है, यानी कि ये प्राकृतिक होता है। ये दो समुद्र या फिर सागरों को जोड़ता है। व्यापार और नौ परिवहन में इसका महत्व होता है, यानी कि उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कीप्लैगो शब्द का सही अर्थ क्या है, यानी कि आर्कीप्लैगो है क्या? तो यहाँ पे आंसर है द्वीपों का समूह, यानी कि द्वीपों का समूह आर्कीप्लैगो कहलाता है। द्वीप समूह के कई छोटे बड़े द्वीप का एक समूह होता है। एक ही समुद्री क्षेत्र में पास पास ये स्थित होते हैं। अंडमान निकोबार ये भारत का एक प्रमुख द्वीप है और इसी को हम आर्कीप्लैगो कहते हैं। जैसे कि ऐसे ही छोटे छोटे द्वीप होते हैं, इनका ये समूह होता है और इसी संरचना को हम आर्कीप्लैगो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर है सी, मलय द्वीप समूह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। देखो, मलय द्वीप समूह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। इंडोनेशिया और फिलीपींस इसके भाग हैं, यानी कि ये इंडोनेशिया और फिलीपींस इन दोनों ही जगह पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर है सी, अरब प्रायद्वीपीय विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। देखो, अरब प्रायद्वीपीय विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ये तीन ओर से समुद्र से और एक ओर से स्थल से घिरा हुआ है। ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा पीर पंजाल पर्वतमाला को काटता है और मनाली को लेह से जोड़ता है? तो यहाँ पे आंसर है ए, रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है और ये पीर पंजाल पर्वतमाला को काटता है। देखो, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये मनाली को लेह से जोड़ता है। सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी के द्वारा निर्मित दर्रा कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर है बनिहाल दर्रा सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया एक दर्रा है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका निर्माण नदी के अपरदन से हुआ है। ये कश्मीर घाटी को भारत से जोड़ता है। कैलाश मानसरोवर की स्थलीय यात्रा किस दर्रे से होती है? तो यहाँ पे आंसर है ए, लिपुलेख दर्रे से होती है। देखो, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। ये भारत तिब्बत सीमा पर है और कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रमुख मार्ग है। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर है जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये श्रीनगर लेह मार्ग का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदियों में से भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर है ए, सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यानी कि वो भारत के साथ साथ वो विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है। ये भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है और यहाँ घने मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीपीएस उपग्रह कितने समय में पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो यहाँ पे आंसर है बी, 12 घंटे में वो कर लेता है। जीपीएस उपग्रह मध्यम पृथ्वी कक्षा में होते हैं। ये लगभग 12 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करते हैं। इससे सटीक स्थान निर्धारण संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित है? तो यहाँ पे आंसर है सी, सूर्य के द्वारा संचालित है। देखो, सूर्य की ऊष्मा से वाष्पीकरण होता है और इससे बादल बनते हैं और वर्षा होती है, और इसीलिए जो पृथ्वी का जल चक्र है वो किस पर निर्भर है? तो सूर्य पर निर्भर है। मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आंसर है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसका रंग लाल, इसको हम लाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? तो यहाँ पे आंसर है सी, बृहस्पति का ये उपग्रह है। देखो, गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये बृहस्पति ग्रह से संबंधित है और इसका आकार बुध से भी बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल ग्रेट रेड स्पॉट किस ग्रह से संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर है सी, बृहस्पति ग्रह से ही विशाल रेड स्पॉट, जो ग्रेट रेड स्पॉट है वो संबंधित है। अब देखो ये क्या है,
ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल तूफान है, ये बृहस्पति ग्रह पर स्थित है और सैकड़ों वर्षों से ये सक्रिय है। सबसे अधिक धारियां और अधिक घनत्व किस ग्रह पर पाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर है सी, बृहस्पति ग्रह पे ही पाया जाता है। देखो, बृहस्पति एक विशाल गैसीय ग्रह है, इसकी सतह पर रंगीन धारियां स्पष्ट दिखती हैं और गुरुत्व बल अत्यधिक है। प्लूटो की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे आंसर है प्लूटो की खोज सी कोलाइड टॉम्बो ने की थी। देखो, प्लूटो की खोज 1930 में की थी। खोजकर्ता कोलाइड टॉम्बो थे। बाद में इसे बोना ग्रह घोषित कर दिया गया। कब किया गया? तो 2006 में इसको बोना ग्रह घोषित कर दिया गया। निम्न में से किसे अब ग्रह नहीं माना जाता? प्लूटो को अब ये ग्रह नहीं माना जाता, ये बोने ग्रह की श्रेणी में आता है। 2006 में इसकी जो परिभाषा है, नई परिभाषा के अनुसार प्लूटो हमारे ग्रह का हिस्सा नहीं है, हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की है? तो यहाँ पे आंसर है बी, सर विलियम हर्शेल ने यूरेनस की खोज की है। यूरेनस की खोज 1781 में हुई। यह दूरबीन से खोजा गया पहला ग्रह है। खोजकर्ता विलियम हर्शेल थे। मानव के द्वारा खोजा गया पहला ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर है सी, यूरेनस को मानव ने सबसे पहले खोजा था। अन्य ग्रह प्राचीन काल से ज्ञात थे, यानी कि हमें ऑलरेडी पता थे कि इतने सारे ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, लेकिन जो यूरेनस है उसका वैज्ञानिक खोज सबसे पहले मिला है। ये दूरबीन से खोजा गया ये ग्रह है। और इसको किसने खोजा था? अभी हमने पढ़ा है जस्ट, तो हर्शेल, विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण किस तिथि को होता है? तो यहाँ पे आंसर है जो चंद्र ग्रहण है वो पूर्णिमा को होता है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है और ये केवल कब होता है? तो पूर्णिमा को ये होता है। तो देखो, जैसे ये सूर्य है और ये चंद्रमा है और ये हमारा मून है, यानी कि चंद्रमा है, तो पृथ्वी इन दोनों के बीच में आ जाएगी और इससे क्या होता है कि ये पूरा जो हिस्सा है वो ढक जाता है, यहाँ से किरणें नहीं आ पाती, ये ऐसे चली जाती है और इसीलिए जो चंद्र ग्रहण है वो होता है। तो कब होता है? ये पूर्णिमा को ही होता है। वो भी कब, किस इवेंट में होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा में कितना समय लगता है? तो यहाँ पे आंसर है बी, 27.3 दिन, यानी कि लगभग 27 दिन का इसमें समय लगता है। इसे साइनोडिक मास कहा जाता है। चंद्र कैलेंडर इसी पर आधारित है। ये नक्षत्र मास से अधिक होता है। ब्लू मून क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर है सी, महीने की दूसरी पूर्णिमा को हम ब्लू मून कहते हैं। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा होती है तो दूसरी पूर्णिमा को हम ब्लू मून कहते हैं और ये बहुत दुर्लभ घटना है, यानी कि बहुत रेयर देखने को मिलता है। शुद्ध ग्रह बेल्ट का सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर है बी, सीरस है। देखो, सीरस मंगल और बृहस्पति के बीच में है, इसे बोना ग्रह भी कहा जाता है। ये शुद्ध ग्रह बेल्ट का सबसे बड़ा पिंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ और धूल से बना हुआ जो पिंड है वो कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर है जो धूमकेतु है वो बर्फ और धूल इन दोनों से बना हुआ एक पिंड है। अब देखो, धूमकेतु बर्फ और धूल ये इन दोनों से बना हुआ है। सूर्य के पास आने पर ही पूंछ बनती है और इसकी कक्षा लंबी होती है। तो ये आप याद रखना कि जो धूमकेतु है वो बर्फ और धूल से बना हुआ होता है। अब हम बात करेंगे इन तीनों ही बुक के बारे में। अगर आपको ये तीनों ही बुक लेनी है तो देखो, इसमें खासियत क्या है? देखो, एक है रामबाण स्टैटिक जीके, एक है करंट अफेयर और एक है सामान्य विज्ञान। रामबाण स्टैटिक जीके में आपको इतने सारे जितने भी जीके जीएस के सब्जेक्ट होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। सभी टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है और इसमें इंपॉर्टेंट जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए आज तक वो सभी इंक्लूडेड है। तो जैसे नाम है रामबाण स्टैटिक जीके, वैसे ही ये पूरा निचोड़ है स्टैटिक जीके का। इसके अलावा हमारी जो दूसरी बुक है वो है करंट अफेयर वार्षिकांक, यानी कि ईयरली। इसमें आपको 60 से प्लस ज़्यादा आपको टॉपिक मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, 5000 प्लस आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। और तीसरी बुक है हमारी सामान्य विज्ञान की, जिसमें आपको रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, यानी कि विज्ञान की तीनों ही शाखाएं मिल जाएंगी। और ये तीनों बुक आप कहाँ से ले सकते हो? लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप इजिली वहां से जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे क्लिक करके ये बुक्स ले सकते हो। अगर आपको तीनों कॉम्बो के रूप में चाहिए, ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, तो आपको क्या करना है, इन तीनों ही बुक में आपको डिस्काउंट मिल रहा है। देखो,
150 आपको पे करना है। जी हाँ, 150 में आपको ये तीनों ही बुक मिल जाएगी। प्रोसेस क्या है, ये जो स्कैनर है, इस स्कैनर पे आप स्कैन करके 150 आप पे करके स्क्रीनशॉट इस नंबर पे आप भेज सकते हो। इसके बाद विद इन 4 टू 5 सेकेंड में आपको ये तीनों ही ई बुक मिल जाएगी। आप बेस्ट कंटेंट के साथ अपनी तैयारी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और थैंक यू सो मच।